मम्मी मतलब काही कामाला सुरू सीईटीचे फॉर्म आले मग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको? चलो टेक्स्ट करो फटाफट, आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते बेटा। सो कल हमने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, उनके बारे में देखा था। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अभी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो इसमें से हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था, बराबर कि नहीं? उसमें फर्दर ये देखो बेटा, अभी जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है उसमें 2 टाइप्स है, एक आरईआर, एक एसीआर है। आरईआर मतलब रफ, जिसमें राइबोसोम होगा बेटा, और एसीआर मतलब राइबोसोम एब्सेंट है। तो राइबोसोम रफ जिसमें है तो वो फंक्शन करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, और जो स्मूथ वाला है वो लिपिड्स का या स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेगा। और उसी के साथ सेकंड रोल जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। लीवर के अंदर जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका वो डिग्रेडेशन भी करेगा। क्लियर है? आगे जाते बेटा, अगला सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस कर रहे थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसको वो रिसर्चर के नाम से नाम दिया बेटा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। सो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर्ड किया। उसके बाद वही 3 कंडीशंस जो हमने ईआर में भी देखी थी, दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो तीनों का मीनिंग बता था मैंने। ट्यूब्यूल्स मींस देस आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, vesicles are the sac like structure and cisterns are the parallel sacs। ये सब कंडीशंस हमने वहां पे डिस्कस की।
और उसके बाद फिर प्लांट सेल में मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे कि प्लांट सेल में ये जो डक्टियोसोम है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा, दैट इज द प्लांट डक्टियोसोम। लाइसो मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही वो नाम है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये जो आपके सामने ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है बेटा, देखो तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये सब ऐसे पैरेलल सैक्स से देखो, और इन सैक्स के अंदर ऊपर के साइड में जो एंड है उसको मैंने नाम दे दिया सिस एंड, बराबर है ये वाला, और ये दूसरा जो एंड है बेटा वो है ट्रांस एंड। अब मैं सिस एंड और ट्रांस एंड दोनों का फंक्शन आप लोगों को बता दूं, ठीक है। सो आगे डिस्कस करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके तीन मेजर फंक्शन है, तीनों फंक्शंस मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा। उसके लिए मुझे और एक स्लाइड लगेगी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर फिर से निकालना पड़ेगा। तो सपोज देखो बेटा, इधर मैंने एक सेल निकाली, ये सेल एनिमल सेल है मान लो आप लोग, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये होगा बेटा सेल का न्यूक्लियस, कैमिलो गोल्गी ने भी स्टेनिंग टेक्निक। प्रिया का क्वेश्चन क्या है समझ में, कैमिलो गोल्गी ने भी स्टेइंग क्या है भैया प्रिया, व्हाट इज द स्टेइंग? स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग कौन सी, किसकी स्टेनिंग? सर उन्होंने सेल की हाँ। स्टेनिंग से, क्या क्या? सेल की स्टेनिंग टेक्निक से नर्वस सिस्टम स्टडी किया। नहीं वो देखो, स्टेनिंग हर एक ऑर्गेनेल और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग, न्यूरोनल जो सेल्स है वो स्टडी करने के लिए उन्होंने भी स्टेनिंग की थी, है ना। तो डिस्कवर्ड की थी तो ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक पहली बार तो वो क्रिश्चियन ग्राम ने की थी, उसके बाद फिर हर एक सेल ऑर्गेनेल के अलग अलग स्टेन वहां पे यूज होता है। तो उसमें से न्यूरॉन को स्टेन करने के लिए ये कैमिलो गोल्गी का भी मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें है। अब इसमें देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस को अटैच एक सेल ऑर्गेनेल रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी मैंने यहाँ पे निकाला है, ये देखो बेटा, ठीक है। ये हो गया बेटा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड रोल है इसलिए बता रहा हूँ बेटा मैं, ये उसके अंदर ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है, और ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मतलब राइबोसोम्स हो गए, ठीक है ना। ये हो गया राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब किसी भी सेल के अंदर जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल उसके इंटीमेट कांटेक्ट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहेगी बेटा, ठीक है ना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे निकल, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो तीन शेप है उसमें से मैंने निकाला बेटा सिस्टर्नी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव वैसे दो एंड वहां पे होते हैं। ये देखो, अब ये पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फिर से वो दो एंड मुझे दिखाने पड़ेंगे, वो फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। इधर की साइड में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सिस एंड। और ये जो इधर है ना, बताऊंगा सिस क्या है, ट्रांस क्या है, ये है ट्रांस एंड। सिस एंड मींस इट्स अ रिसीविंग एंड, जो मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा, और ट्रांस एंड मतलब जो आगे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया बेटा अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या होगा, तो सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसने एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और प्रोटीन प्रोड्यूस करने के बाद वो सिक्रीशन करेगा उसका,
ये अभी ट्रायंगुलर शेप में जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला बेटा, ये एक प्रोटीन है, ठीक है ना, ये प्रोटीन है। ये किसने प्रोड्यूस कर दिया बेटा? AER ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है बेटा, हर एक प्रोटीन को अगर उसका फंक्शन करना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से पास होगा ही होगा। तो फिर ये प्रोटीन देखो बेटा, ये प्रोटीन यहां से अंदर आ गया, ठीक है। देखो सिस एंड का काम क्या है? उस प्रोटीन को रिसीव करना। सो अभी मैं आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फंक्शन बता रहा हूं बेटा। क्या फंक्शन है उसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। देखो बेटा क्या लिखा मैंने? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब क्या बेटा? उसका स्ट्रक्चर चेंज करना। तो कैसे चेंज करेगा? देखो अब जब वो प्रोटीन फॉर्म हुआ था तो रफली वो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना। अब वो स्ट्रक्चर यहां से ऐसे पास होगा बेटा आगे की तरफ, ठीक है। और जब वो बाहर निकला तो वो देखो बेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया उसका। वो प्रोटीन जब ट्रायंगुलर शेप में था, अब वो स्पेरिकल हो गया बेटा। मतलब ये शेप मैंने चेंज किया, बस इसी वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि मॉडिफिकेशन क्या है। सो मॉडिफिकेशन मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज करना, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन को उसने सेल के बाहर रिलीज भी कर दिया बेटा, ठीक है। अब रिलीज कर दिया तो क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या है? अब ये जो प्रोटीन था ये मान लो फंक्शन कर रहा था लीवर सेल के अंदर, ठीक है बेटा। ये कौन सी सेल है? लीवर की सेल है। और लीवर के सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन में तो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये हमको पता है बेटा। तो वो सेल मेम्ब्रेन पे, लीवर सेल पे वो जो प्रोटीन है जो उसको रिसीव करने वाला है, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा रिसेप्टर। अब ये जो प्रोटीन जो अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से बाहर आया, उसका शेप देखो बेटा, और रिसेप्टर का शेप देखो, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। ये यहाँ पे अंदर चला गया, लॉक और की जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते बेटा, उस तरह से। फिर वो जैसे ही वो प्रोटीन रिसेप्टर को आ गया, रिसेप्टर अंदर लेके जाएगा बेटा उसको, और फिर तब जाके वो प्रोटीन सेल के अंदर फंक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है बेटा? जितने भी प्रोटीन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, हर एक प्रोटीन को गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से पास होना ही है। तो फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करने वाला है? उसका मॉडिफिकेशन करने वाला है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन अगर होता है तभी वो जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर को बाइंड होगा, रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद सेल के अंदर जाएगा, तभी वो फंक्शन करेगा। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आ गया सबको? टेक्स्ट करो फटाफट, यस और नो। वैष्णवी, मोहित समझ में आ गया, बाकी लोग? सिद्धि, ओके। ठीक, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये पहला रोल हो गया उसका। दूसरा जो रोल है दैट इज दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स विपुल का क्वेश्चन है कि ER सुटेबल प्रोटीन। देखो बेटा ER जो है, ER मतलब वो तो राइबोसोम उसमें जो है सुटेबल प्रोटीन नहीं बना था, मतलब उस ER को थोड़ी ना पता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे फंक्शन करने वाला है और उसका रिसेप्टर कैसा है। ये सब रिकॉग्निशन का काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है, बराबर कि नहीं। अब सब फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा, तो फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। समझ में आ गया? वैसे वो रिसेप्टर्स नहीं होते ER पे, वो सिर्फ राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन के लिए कुछ मशीनरी जरूरी है, वो सिर्फ गोल्गी apparatus पे। ठीक, सेकंड जो रोल है दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स helps in what? That is the synthesis of, देखो बेटा क्या लिखा मैंने, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। सो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट,
लिपिड, मतलब लिपिड कार्बोहाइड्रेट को बाइंड हो गया बेटा, ये भी तो एक तरह का मॉडिफिकेशन ही हो गया। और आगे देखो ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट किसको ज्वाइन हो गया, प्रोटीन, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। और लास्ट है दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स गिव्स राइज टू व्हाट, लाइसोसोम, जिसको हम कहते हैं बेटा सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बराबर है। अगला सेल ऑर्गेनेल वही हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइसोसोम। तो इसका मतलब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले देखा था अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना था बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा, ठीक है ना। सो अभी आगे अपन डिस्कस करते हैं लाइसोसोम के बारे में। चलो नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है दैट इज लाइसोसोम। वैसे अगर देखें बेटा तो एनिमल की सभी सेल्स में लाइसोसोम है। उसमें अगर देखें तो जो अपने बॉडी की जो सोल्जर सेल्स होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी, बाकी सेल्स के कंपैरेटिवली डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम का नंबर ज्यादा होता है, उनको फॉरेन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। सो ये जो लाइसोसोम है, इट इज also called as, जो आप सबको पता होगा, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बराबर कि नहीं। इट इज कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो इसको मैंने सुसाइड बैग क्यों कहा बेटा, जो भी मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा वो उसका ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो उसके ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम्स तो होने चाहिए कि नहीं, तो वो एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट है। सो इट इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज प्रिया का क्वेश्चन है कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स फ्रीली परमेएबल, नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स फ्रीली परमेएबल नहीं होते बेटा। सेल ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन होता है और बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के जैसे होता है, तो वो सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। प्रिया समझ में आ गया? यस सर। आगे सो ये जो लाइसोसोम है, ये सुसाइड बैग इसको हमने कहा बिकॉज इट हैज व्हाट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस जो करने वाले, ब्रेक डाउन। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। देयर इज एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज that causes the breakdown of proteins. There is an enzyme called lipase that causes the breakdown of lipids. There is an enzyme called nuclease that causes the breakdown of nucleic acid. तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होते हैं। Then this lysosome was discovered by a scientist called D. Dev. इन्होंने ये डिस्कवर्ड किया। देन लाइसोसोम जो है, इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, लाइसोसोम का जो नेचर है वो पॉलीमॉर्फिक होता है। सो पॉली का मीनिंग क्या है, पॉली का मीनिंग है बेटा मेनी, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, मेनी स्ट्रक्चर्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर फिक्स ही नहीं है, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं उसी तरह से। तो बहुत सारे अलग अलग शेप्स में, स्ट्रक्चर्स में वो प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको मैंने कहा पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो लाइसोसोम है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डाइजेशन करने वाला है, तो उस डाइजेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या चाहिए बेटा, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। 1 से 6.9 अगर है तो एसिडिक, 7 अगर है तो न्यूट्रल, और 7.1 से 14 है तो वो बेस, ये आपको पता है सब पीएच रेंज। तो ऑप्टिमम का मीनिंग होता है फेवरेबल। सो ऑप्टिमम पीएच फॉर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज एसिडिक, एसिडिक पीएच उसको चाहिए बेटा। तो एसिडिक में भी कौन सी एग्जैक्ट रेंज, क्योंकि 1 से लेकर 6.9 तक एसिड है, तो उसको पीएच चाहिए बेटा 5। सो 5 पीएच अगर है तो वो लाइसोसोम का फेवरेबल पीएच है, ऑप्टिमम पीएच है, उस पीएच पे वो नॉर्मल फंक्शन सब उसके कर सकता है। नेक्स्ट आगे, ये जो लाइसोसोम है इसमें अभी मैं इसका फंक्शन बताता हूँ।
नेक्स्ट, दैट इज द रोल्स ऑफ लाइसोसोम। सो पहला रोल ये है बेटा दैट इट कॉजेस डाइजेशन। जो भी मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में जाता है वो उसका डाइजेशन करेगा, है ना। डाइजेशन करेगा मतलब ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, दैट कॉजेस द डाइजेशन। तो इस डाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, दोनों की मैकेनिज्म मैं आपको बताने वाला। वन टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज अ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। देखो बेटा क्या नाम दिया मैंने, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एंड सेकंड टाइप ऑफ डाइजेशन इज व्हाट, एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अभी बस मीनिंग बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी मैकेनिज्म इन डिटेल बताता हूँ। देखो बेटा दोनों डाइजेशन के टाइप है। डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है ब्रेक डाउन, है ना, जो उसके कांटेक्ट में आएगा ये उसको ब्रेक करेगा। लेकिन ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा बेटा, इंट्रासेलर, इन मतलब सेल के अंदर, है ना, एक्स एग्जिट मतलब बाहर। जो सेल के अंदर ब्रेक डाउन करेगा वो इंट्रासेलर डाइजेशन, और जो बाहर करेगा वो क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रासेलर डाइजेशन। ये हो गया डाइजेशन के दो डिफरेंट टाइप्स। देन इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा इम्यूनिटी के कंसर्न में, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। तो बेटा ये फैगोसाइटोसिस क्या है, इस फैगोसाइटोसिस का सिंपल अगर मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊं तो फैगोसाइटोसिस मतलब ये ईटिंग प्रोसेस है बेटा, ठीक है ना, ईटिंग प्रोसेस। तो ये ईटिंग प्रोसेस क्यों होगी, लाइसोसोम कैसे करेगा वो बताता हूं। देखो अब मान लो इधर लाइसोसोम, ये एक फॉरेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये है बेटा एक फॉरेन मॉलिक्यूल। सो लाइसोसोम क्या करेगा, उस फॉरेन मॉलिक्यूल को पहले तो उसने उस फॉरेन मॉलिक्यूल को एंगल्फ कर लिया बेटा, ठीक है, एंगल्फ हो गया। अब एंगल्फ होने के बाद उस फॉरेन मॉलिक्यूल का वो क्या करने वाले, ब्रेक डाउन कर। सो the process of engulfment and breakdown of that foreign molecule is called as a phagocytosis। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो जो फॉरेन मॉलिक्यूल है अगर वो बॉडी में आ जाता था और उसके बाद अगर वो मल्टीप्लाई हो जाता, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो बॉडी को डिसीज कॉज कर सकता था बेटा। लेकिन अब वो तो अंदर आ गया, है ना, अंदर आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई होने से पहले लाइसोसोम में क्या होता है, मैंने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको इमीडिएट ब्रेक कर देंगे, उसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब वो तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर वो फाइनली उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये बॉडी का डिफेंस का एक मैकेनिज्म हो गया। सो फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्लियर हो गया सबको, बताओ फटाफट, फिर मैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बताऊं। टेक्स्ट करो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं डाइजेशन के। सो अभी देखो बेटा पूरी डाइजेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। अब मान लो ये WBC है, अपनी WBC का शेप कुछ फिक्स नहीं होता बेटा, अमीबा जैसी होती है। सो इट इज टिपिकल WBC, और इस WBC के अंदर रहेगा बेटा ये है लाइसोसोम, ठीक है ना, और इसको मैंने नाम दे दिया व्हाट, प्राइमरी लाइसोसोम। ये हो गया बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला है वो एंजाइम्स है, लेकिन वो एंजाइम्स कैसे होते हैं बेटा, दे आर इनएक्टिव, ओके, सो इट हैज अ इनएक्टिव एंजाइम्स है उसमें, लेकिन वो क्या बेटा इनएक्टिव है, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा देखो,
सपोज यहां पे ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, इट इज फॉरेन मॉलिक्यूल। अब WBC को हम क्या कहते हैं बेटा कि वो सुसाइड, मतलब WBC सोल्जर्स है ना, जैसे ही कोई फॉरेन मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आ जाता है उसका वो ब्रेक डाउन करेगा। कैसे करेगा देखो, अब ये जो WBCs है यहाँ पे ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करते जिससे ये फॉरेन मॉलिक्यूल और उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये देखो, और वो मॉलिक्यूल फिर से और अंदर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है, ये देखो, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन गया बेटा ये वाला है ना, जिसमें फॉरेन मॉलिक्यूल ऑलरेडी एंगल्फ हो चुका है, तो उस स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है फैगोसोम। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने उसको, फैगोसोम। जोम मीन्स बॉडी विच इज फॉर्म बाय द फैगोसाइटोसिस, जो फैगोसाइटोसिस के बाद बनेगी वो होगी बेटा फैगोसोम। अब आगे क्या होगा देखो, फिर ये जो फैगोसोम है, ये फैगोसोम ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा बेटा। हाँ, फिर देखो आगे क्या होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया अपना, ठीक है ना, और उसके बाद ये फैगोसोम, ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट हो गए, ये फैगोसोम, और इसी फैगोसोम के अंदर वो फॉरेन मॉलिक्यूल भी है बेटा, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट हो गए, अब ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट होने के बाद इसको अब हम क्या नाम देंगे, इसको अब हम नाम देंगे बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है ना, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब ये ऐसा लाइसोसोम है जिसमें सभी एंजाइम्स क्या है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट बेटा, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ एक्टिव फॉर्म। तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो मतलब सिंपल सी बात है, वो एंजाइम्स क्या करेंगे बेटा, वो फॉरेन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर देंगे, बराबर कि नहीं। सो फॉरेन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ मटेरियल का डाइजेशन नहीं होगा उसमें, तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को जनरली कहा जाता है रेसिडियल बॉडी। मोस्ट ऑफ कंटेंट तो उसका डाइजेस्ट हो गया बेटा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रेसिडियल बॉडी, और रेसिडियल बॉडी जो है वो उसके बाद सेल के बाहर रिलीज की जाएगी और उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब उसको अभी ब्रेकडाउन होने के बाद सेल के बाहर रिलीज कर दिया। तो ऐसी ये ओवरऑल प्रोसेस होती है लाइसोसोम की जिसमें वो एक्शन करेगा। तो सबसे पहले था बेटा प्राइमरी लाइसोसोम, एंजाइम इनएक्टिवेट थे, उसने फैगोसाइटोसिस कर लिया, फिर फैगोसोम अंदर आ गया, फिर फैगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम्स एक्टिवेट है, वो क्या करेंगे बेटा, वो फॉरेन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, फिर कुछ मटेरियल वहां पे अनडाइजेस्टेड रहेगा और उसको अपन कहेंगे रेसिडियल बॉडी, और वो जो रेसिडियल बॉडी है वो बाद में वाके सेल के बाहर चली जाएगी, वो एक्सोसाइटोसिस। सो अभी फिलहाल मैंने ये जो मैकेनिज्म बताया बेटा, इस मैकेनिज्म में सेल के अंदर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मैकेनिज्म हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर भी इसके अगली स्लाइड पे मैं बताता हूँ। ये समझ में आ गया सबको, यस और नो? चलो रिप्लाई करो सब लोग। चलो ठीक है, आगे प्रोसीड कर। एक लास्ट में मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब ये डाइजेशन जो सेल के बाहर होने वाला है, ठीक है ना। तो सेल के बाहर जो होगा इसका एक एग्जांपल है, दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जनरली ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके,
फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होता है वो बताता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मैंने निकाला ये एग, ये क्या है बेटा, एग है, मतलब ओवा, और इसी को हम सिंपली कह सकते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है ना, ये हो गया बेटा फीमेल गैमेट। अब इसी फीमेल गैमेट को मतलब ओवा को कवर करने वाली ये जो एक सेल की लेयर है, देखो बेटा ये लेयर बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये सब स्पेरिकल शेप में एक सेल्स होती है, और ये सभी सेल्स को ज्वाइन करने के लिए, अब ये देखो बेटा दोनों के बीच में एक ब्रिज मैंने निकाला, बराबर है। अब इन सबको एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज है बेटा, और उस ब्रिज को कहा जाता है हाइलोरोनिक एसिड। ठीक है ना बेटा, ये जो ब्रिज है यहाँ पे, इस ब्रिज को क्या नाम दे दिया मैंने, हाइलोरोनिक एसिड। तो हाइलोरोनिक एसिड का काम क्या है बेटा, हियर हाइलोरोनिक एसिड एक्ट एज ए ग्लू। क्या कहा बेटा, ग्लू है वो, ज्वाइनिंग का काम वो करेगा। चलो ये तो हो गया एक के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन सामान्य है तो उसमें दूसरा गैमेट भी आपको पता होना चाहिए, स्पर्म। सो ये स्पर्म जो है ये उसका हेड रीजन है बेटा, ये हेड रीजन होता है स्पर्म का। नेक रीजन मिडल पीस रहेगा, और बाद में ये टेल फिलामेंट रहेगा। ठीक है ना, फिर ये हेड के अंदर उसका ये न्यूक्लियस होगा, और उसके न्यूक्लियस के अंदर ये लाइसोसोम है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, लाइसोसोम होता है, और ये लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है। फिर यहाँ से एक एंजाइम वो सीक्रेट करता है बेटा, और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। तो इस एंजाइम को ऐसे नाम क्यों दिया बेटा, हाइलुरोनिडेज का मतलब क्या है, देखो लास्ट में एएसई आ गया कि नहीं, मतलब वो एंजाइम है, वो किसको ब्रेक डाउन करने वाला बेटा, हाइलुरोनिक एसिड को। ये देखो ऊपर एक के केस में मैंने हाइलुरोनिक एसिड लिखा था कि नहीं, जिसको हमने कहा था ग्लू। अब ये हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा, इनको ब्रेक कर देगा बेटा। देखो ये, अब ये ब्रेक होने की वजह से वो लेयर ही वहां से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा देखो, तो उससे ये जो बाहर का लेयर है बेटा, ये सब वहां से रिमूव हो गया, क्योंकि वो ग्लू ही नहीं वहां पे। अब इसका मतलब स्पर्म को एंट्री करने के लिए अभी जगह मिल गई बेटा, है ना। अब इसके बाद वो जो स्पर्म है, वो स्पर्म अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे एक पेनिट्रेट हो जाएगा, और फिर स्पर्म और ओवा का न्यूक्लियस दोनों के फ्यूजन से वहां पे बन जाएगा बेटा जाइगोट, और ये हो गई प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म अंदर जाना बहुत जरूरी बेटा, और स्पर्म अंदर कब जाएगा, जब वो हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। और इस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करने के लिए स्पर्म में जो लाइसोसोम था उसने हाइलुरोनिडेज सीक्रेट किया सेल के बाहर, और इसीलिए ये एग्जांपल हो गया बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, जो ब्रेकडाउन सेल के बाहर हुआ। क्लियर हो गया बेटा सबको, बताओ फटाफट, इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये दोनों डाइजेशंस मैंने लाइसोसोम के आपको बताया। चलो ठीक है, फिर आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में अभी डिस्कस करते बेटा, वो है वैक्यूल। दैट इज वैक्यूल। सो ये एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल है बेटा, प्लांट और एनिमल सेल में मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये कैसे डिफरेंट रहेगा देखो, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये रहेगा, लेकिन डिफरेंस ये है बेटा, इन केस ऑफ प्लांट सेल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा, अपने बॉडी का जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलर है। ठीक है ना, मतलब वो ऐसा नहीं कि इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है वो इंट्रासेलुलर है। जिस पार्ट से अपन फूड इंटेक करते हैं वो वहां पे डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम फूड माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं बेटा, दूसरे पार्ट में जाके डाइजेशन होगा, वो एक्स्ट्रा सेलर। ठीक है, अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है, और वैक्यूल कैसा रहेगा बेटा, एक ही रहेगा, सिंगल एंड लार्ज। और लार्ज भी होता है तो कितना लार्ज होता है बेटा, इट occupies
it occupies 90% वॉल्यूम। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जितना वॉल्यूम है उसमें से 90% वॉल्यूम ये वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। मतलब देखो बेटा क्या होगा, मान लो अभी ये मैंने प्लांट सेल निकाली है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, और इसमें ये पूरा जो वॉल्यूम है ये वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। ये क्या निकाल दिया मैंने, ये वैक्यूल। सो ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। देन अगर हम देखें एनिमल सेल में, इन केस ऑफ एनिमल सेल it is small but many, एक से ज्यादा नंबर में वो रहेंगे लेकिन साइज स्मॉल रहेगी, मतलब दोनों में प्रेजेंट है, बस एक ही लार्ज और स्मॉल है। तो बेटा अब इसका फंक्शन क्या है, इसके लिए इसमें भी मेम्ब्रेन होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन अलग अलग हर एक ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह से ये जो वैक्यूल के अंदर भी मेम्ब्रेन है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। So it has a membrane called टोनोप्लास्ट। उसका नाम है बेटा टोनोप्लास्ट, नाम ध्यान में रखो। आगे अब ये जो टोनोप्लास्ट है ये मेम्ब्रेन के थ्रू वैक्यूल क्या करेगा, सो वैक्यूल स्टोर्स, क्या स्टोर करेगा बेटा वो, इट स्टोर्स द वाटर एंड वेस्ट सॉल्यूट्स। सेल के अंदर जो वेस्ट सॉल्यूट्स है उसको वो स्टोर करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ। तो फिर अभी आपको सवाल आएगा कि सर ये वेस्ट सॉल्यूट को क्यों स्टोर कर रहा है, तो उसका फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। So functions of vacuole, तो वैक्यूल के फंक्शन जो है बेटा, that it helps in osmoregulation। देखो बेटा ये वैक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मोहित को कोई डाउट है, मोहित सुबह, बार बार हैंड रेस कर रहे हो, कोई डाउट है या गलती से हुआ है, कोई डाउट है तो टेक्स्ट कर सकते हो। सो वैक्यूल का रोल है बेटा, इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। सो अभी ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड पहली बार आपको आया बेटा, आगे बहुत बार ये वर्ड रिपीट होगा। इसका मैं सिंपल मीनिंग आपको बताता हूं बेटा। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन it is the process of maintaining the water and salt balance। किसी भी सेल के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एक्सेस वाटर अगर लॉस हो गया तो सेल ड्राई हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, है ना, लॉस हो गया तो। और एक्सेस वाटर अगर सेल ने गेन कर लिया तो सेल टर्जिड स्वेल हो जाएगी। लेकिन सोइल को नॉर्मल फंक्शन अगर करना है तो उसके लिए न वाटर ज्यादा न कम, न साल्ट ज्यादा न कम। सो वाटर और साल्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये वाटर और साल्ट बैलेंस करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ये फंक्शन वैक्यूल करेगा। दूसरा, इन केस ऑफ अमीबा, जो अमीबा है बेटा, इसमें वैक्यूल को क्या कहा जाता है, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें जो वैक्यूल है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, इन केस ऑफ अमीबा वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच हेल्प्स इन। तो उसके दो रोल है, एक रोल होता है बेटा उसमें दैट इज द एक्सक्रीशन एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोरेगुलेशन। फिर से ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड आ गया, देखो बेटा वही मतलब वाटर और साल्ट बैलेंस मेंटेन करना। और इसके साथ और एक प्रोसेस वहां पे आ गई, एक्सक्रीशन। नाउ व्हाट इज द एक्सक्रीशन, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बराबर कि नहीं, जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना, ये उसका फंक्शन होगा एक्सक्रीशन।
और लास्ट एक दिया है इन केस ऑफ सम ऑफ द प्रोटिस्ट, ओके, इन सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं बेटा, अमीबा, पैरामीशियम जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। तो उसका रोल क्या है, तो वैक्यूल को कहा जाता है फूड वैक्यूल। क्या नाम दे दिया बेटा, फूड वैक्यूल। दैट फूड वैक्यूल हेल्प्स इन व्हाट, फूड वैक्यूल है बेटा, तो फूड के रिगार्डिंग, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। तो फूड को इनटेक करने में उसको हेल्प करेगा। वैक्यूल समझ में आ गया, या किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो बेटा। ओके, अभी विपुल पाटिल का एक क्वेश्चन है, एक्सेस साल्ट अगर सेल में हो जाए तो सेल को क्या हो। देखो बेटा वो बताता हूँ। अभी देखो, मान लो बेटा ये सेल है, ठीक है कि नहीं। अब ये सेल के अंदर ये साल्ट, ये रेड कलर में क्या निकाला बेटा मैंने, साल्ट के मॉलिक्यूल है, हाँ? और सेल के बाहर उसके 2 ही मॉलिक्यूल है बेटा, है ना। तो मतलब ये हो गया बेटा लो साल्ट। लो साल्ट हो गया मतलब हाई सॉल्वेंट हो गया बेटा, अपोजिट होती है कंसेप्ट, इसके पहले पढ़ाया था मैंने। और इधर क्या बेटा, देयर इज अ हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बराबर की नहीं। हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब उधर लो सॉल्वेंट रहेगा। तो इसके पहले मैंने आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई थी बेटा, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा, जितना साल्ट सेल के अंदर ज्यादा होगा उतना सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। तो वाटर हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वाटर सेल के अंदर आ गया बेटा, और एक्सेस वाटर अगर सेल में आ जाता है तो वो सेल टर्जिड भी हो सकती है, स्वेल भी हो सकती है, और अगर कंटिन्यू वो फ्लो वहां पे आता रहा तो उसका मतलब सेल रप्चर्ड भी हो सकती है, अगर वहां पे वॉल प्रेशर ना हो तो। समझ में आ गया विपुल? सर तो फिर ऐसा सभी मॉलिक्यूल के साथ होगा क्या सर? हाँ, सबके केस में तो मैकेनिज्म वही होगी। हाँ, तो फिर अभी वैक्यूल क्या करता है, देखो यही कंडीशन को मैं इधर निकालता हूँ बेटा। हाँ, अब देखो ये वैक्यूल सेल है और ये सेल के अंदर हो गया बेटा वैक्यूल आ गया। हाँ, अब सेल के बाहर 2 सॉल्यूट है ना, सेल के अंदर तो 1 2 3 4 5 सॉल्यूट है। अब वैक्यूल क्या करेगा बेटा, वो जो 5 सॉल्यूट थे ना उसमें से वो 3 सॉल्यूट उसने स्टोर कर दिए। देखो ये 3 सॉल्यूट अब कहाँ पे चले गए बेटा, ये 3 सॉल्यूट अब चले गए वैक्यूल के अंदर। मतलब अब एक्चुअल में आप साइटोप्लाज्म में देखो 2 ही सॉल्यूट है और बाहर भी 2 है, तो दोनों साइड में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा आइसोटोनिक कंडीशन। और आइसोटोनिक कंडीशन अगर हो गई तो इसके बाद वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। तो यही केस में अगर वैक्यूल नहीं रहता था बेटा तो वाटर अंदर चला जाता। विपुल क्लियर? क्लियर सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है बताओ फटाफट। नो, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अगला जो सेल ऑर्गेन है बेटा दैट इज राइबोसोम्स। सो ये जो राइबोसोम्स है ये ऑलरेडी हम लोग प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ चुके हैं बेटा, बराबर कि नहीं, राइबोसोम्स। और उसी राइबोसोम्स को हम अल्टरनेटली क्या कहते हैं बेटा, राइबोसोम्स आर अल्टरनेटली कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, है ना। टोटल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज वो करता है। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, इनका नाम है जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो डिस्कवर्ड किया, जॉर्ज पैलेट। देन राइबोसोम जो है इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस। मतलब देखो बेटा अभी तक मैंने आप लोगों को 4 ऑर्गेनेज पढ़ाए हैं और आगे भी देखेंगे अपन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सब में एक एक मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जैसा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेनस है,
किसी तरह का मेम्ब्रेन उसमें नहीं है। दूसरा, तो राइबोसोम जो है ये किससे बनता है बेटा? दिस राइबोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो ये राइबोसोम किससे बनता है? तो ये बनता है बेटा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। सो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। इसका कॉम्बिनेशन उसमें रहेगा बेटा, आरएनए प्लस प्रोटीन्स, ये दोनों उसमें रहेंगे। देन किस टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर है? तो वो है बेटा एटीएस। जो लोग प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है वो लोग मुझे आंसर बताओ, प्रोकैरियोट में किस टाइप का राइबोसोम था? प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम था बताओ? 70S 70S था, वेरी गुड। और उसमें फिर दो सब यूनिट निकाले थे बेटा अपन ने 50-30, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी दो सब यूनिट्स है, वन इज 60S, सेकंड वन इज 40S, बराबर है। एस का मीनिंग कौन बताएगा? एस मतलब सेडिमेंटेशन रेट, वेरी गुड, है ना। वो उसकी साइज होती है बेटा, सेडिमेंटेशन। स्वीटबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो डिस्कवर किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 40 जो है ये स्मॉलर सब यूनिट होगा बेटा, 60 जो है ये लार्जर सब यूनिट होगा। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट उनको उन दोनों का ओवरलैप रहेगा, और वो जो है वो सेडिमेंटेशन यूनिट। और ये दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? मैग्नीशियम आयन की वहां पे उसको जरूरत होगी। तो ये है बेटा फिनोमेनॉन राइबोसोम का, ऑलरेडी अपन ये डिस्कस कर चुके थे, बराबर है। अब इसके बाद अगला जो सेल ऑर्गेनेल है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद आपका मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, बाय सबको।